हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आसिया ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो है आपका पार्ट वाइज आते रहेंगे वीडियो। 2-3 वीडियो में पूरा भारतीय संविधान पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो टेट, सुपर टेट और अब भारतीय संविधान में क्या क्या है, भारतीय संविधान की स्थापना, भारतीय संविधान बनाने का प्रक्रिया कब से चालू हुआ है। इसमें सबसे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है अपना देते हैं 1946 में, और आपका जो है भारतीय संविधान 1949 में आपका बनके कंप्लीट होता है, तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। और इसमें जो है 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं मूल संविधान में। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक है इसमें, क्या रिलेटिव है, मूल संविधान क्या है, ये सब जानते हैं। अब देखिए मूल संविधान में क्या है। संविधान क्या सभी के लिए कानून बराबर होता है। इसमें 22 भाग होते हैं और 395 आर्टिकल है मूल संविधान में। अब देखिए भाग 1 क्या है, संघ और राज्यों का क्षेत्र है। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है भाग 1। तो इसमें आर्टिकल में क्या है, फर्स्ट आर्टिकल में तो इसमें जो है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात ये जो है कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। और जो देश फेडरल होते हैं वो टूटकर कभी भी अलग हो सकते हैं, जैसे आपका अमेरिका हो गया, यूएसएसआर हो गया, सोवियत संघ हो गया, जो 92 में टूटकर अलग हो गया। उसमें 15 देश बन गए। आपका उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब अलग अलग हो गए। यूक्रेन हो गया, क्रीमिया हो गया। और आपका आर्टिकल 2 में क्या है, संसद जो है संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। और 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। अब देखिए आर्टिकल आपका क्या है, उसके बाद आर्टिकल आपका 3 है। आर्टिकल 3 में क्या है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम सीमा को बदल सकता है। सीमा, माफ़ी चाहूँगा, सीमा आपका ऐसा लिखा जाता है, ये गलत है। उसके बाद जैसे आपका बिहार हो गया, बिहार से आपका झारखंड बन गया, उड़ीसा से आपका उड़ीसा हो गया। और उसके बाद आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी किया गया संशोधन है वो आर्टिकल 364 के बाहर रखा गया है, अर्थात इसमें संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। इस संशोधन को कभी राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद जैसे आपका क्या हुआ, इसमें देखिए भारतीय राज्यों का इतिहास क्या है। आज़ादी के समय जो है आज़ादी के समय भारत में 552 रियासत से अधिक थे, मतलब 552 यानी 552 प्लस जो है रियासत थे। उन सबको क्या किया गया, उन सबको जोड़ने का काम किया गया। उसके बाद सब टूटकर अलग हुए थे। तो अब देखिए रियासत को ये टूटा हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। तो रियासतों को भी भारत में मिलाया गया, जो सरदार पटेल और के मेनन के द्वारा किया गया। सभी राज्यों को मिलाया गया, जिसमें से जो राज्य नहीं तैयार थे, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, आपका हैदराबाद हो गया। अब आपका देखिए इसमें क्या है,
जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था, जो कि राजा हरि सिंह जो है यहाँ के राजा हरि सिंह थे और प्रधानमंत्री जो है शेख अब्दुल्ला थे। इसी बीच में पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगा और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। और जूनागढ़ में क्या हुआ था? जूनागढ़ में जो है जनमत संग्रह कराया गया था, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, और वहाँ जनमत संग्रह कराने के बाद सरदार पटेल जी ने कराया था, तो वो आपका भारत देश में विलय हो गया। उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। वहाँ ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है सेना को पुलिस की वर्दी में घुसा दिया गया था हैदराबाद में और उसको विलय कर दिया गया, जो कि आपका इधर है। अब सभी राज्यों को जो है रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया और इस भारत को जो है 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। 1949 में जो है यसके धर आयोग द्वारा यह गठन किया गया, किंतु यह भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर पाए क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा था। तेलुगु भाषा के लिए जो है अलग राज्य का मांग किया जा रहा था, तो पेट्टू श्री रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 56 दिन के बाद उनका मृत्यु हो गया, जिनके कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है विरोध होने लगा। फिर सबसे पहले जो है 10 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर एक पहला राज्य जो है बना आंध्र प्रदेश। अब ये कहा, अगर कहीं एग्जाम में आया कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो आपका आंध्र प्रदेश था। तो इसका जो है अब फजल अली आयोग के गठन के द्वारा ये हुआ था। उसके बाद 1956 में रिपोर्ट दिया गया, भाषा के आधार पर मान्यता प्राप्त हो गया और 7वें संविधान संशोधन 1956 में पारित किया गया कि इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य बन गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पंजाब का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर किया गया। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने और पंजाब का पुनर्गठन शाह आयोग के द्वारा किया गया। अब देखिए नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या है? ये भाग आपका भाग 2 है। नागरिकता में आपका ये भाग 2 है। उसके बाद भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपका नागरिकता से संबंधित जो है चर्चाएं की गई है। इसमें क्या है कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ भी विशेष अधिकार दे सकता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल भारत के ही नागरिक हैं, न कि राज्यों के नागरिक हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता जो है 1950 के अधिनियम के अनुसार जो है पहली बार संशोधन इसमें 1986 में किया गया था। भारत की नागरिक होने के कारण जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता की चर्चा जो है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। उसके बाद आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय लोगों की नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अब उसके बाद 6वें में क्या है? 6वें में आपका पाकिस्तान से आए लोग का नागरिकता है, किंतु यही वह सुविधा बनाने के बाद संविधान बनाने के बाद जो है आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में ये कहा गया है कि अगर कोई आर्टिकल 7 में क्या है? स्वतंत्रता के बाद जो है भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले जो है लौट आए, उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में आर्टिकल 8 में क्या है? विदेशी भ्रमण और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और आर्टिकल 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई विदेशी
देश विरोधी कार्य न कर दें। और आर्टिकल 11 में क्या है, उसके बाद आर्टिकल 11 में है नागरिकता संबंधी कानून बनाना, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। और नागरिकता प्राप्त करने की विधियां भी है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। अब देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। अब पहला आपका जन्म के आधार पर है, उसके बाद दूसरा आपका है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी जो है नागरिकता दी जाएगी, उनके माता पिता में से कोई एक आपके भारत के नागरिक हों, जैसे शिखर धवन हो गए। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर भी वहाँ के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम को विलय कर दिया गया तो सिक्किम में रहने वाले जितने भी नागरिक थे वो सब भारत के नागरिक हो गए। उसके बाद पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता दी जाती है। इस विधि द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष लगातार आपको भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। अब उसके बाद 5वां आपका है देशीकरण है। वैसा व्यक्ति जो भारत में किसी एक भाषा को ही जानता है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है और वैज्ञानिक कला या निपुण, वैज्ञानिक कला में क्या हो, निपुण हो, वैज्ञानिक हो या कला में निपुण हो, उसे भी लगातार जो है 10 साल भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता दे दी जाती है। उसके बाद क्या होता है ओवरसीज नागरिकता क्या होते हैं। इसमें 2005 में क्या हुआ था कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, और इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वीज़ा कार्ड के द्वारा भारत आ सकता है। वीज़ा कार्ड क्या होता है, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना वीज़ा के आप किसी भी देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट क्या होता है, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी होती है, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। अब देखिए आर्टिकल हम जो है हम लोग आर्टिकल 3 में जाएंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सॉरी, आर्टिकल 3 नहीं, अब हम लोग भाग 3 में जाएंगे। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में आपका मूल अधिकार है। अब ये भाई साहब ये आपका क्या है, भाग 3 है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपका भाग 3 में आता है। अब भाग 3 में क्या क्या है, आर्टिकल 12 में क्या है, इसमें फंडामेंटल राइट का मतलब मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। उसके बाद भाग 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, मूल अधिकार को सीमित करने की बात कही गई है, चर्चा की गई है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे द्वारा किसी के मूल अधिकार में कमी आ रही है या उसके मूल अधिकार में कोई बाधा आ रही है तो हमारे अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस द्वारा या किसी सेना द्वारा अगर आम नागरिक का बहुत कोई बाधा आ रही है तो उसके अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, या किसी नागरिक द्वारा देश विरोधी कार्य करने पर उसके अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। अब देखिए आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है। इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता। अब देखिए इसमें जो है जो व्यवस्था लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। जबकि इसमें जो समान संरक्षण जो दिया गया है कि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, यूएस से लिया गया है। यानी यूएस से आपका ये समान संरक्षण वाला जो ये आप व्यवस्था है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन विधि के समक्ष समानता में ये जो है यह व्यवस्था आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आपका आता है
आर्टिकल 15 में है कि आम जीवन में जैसे धर्म हो गया, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव को रोकना। जैसे आपका कोई भी जाति भेदभाव करना, जातिवादी रहना, ये सब सरकारी जो है स्थान पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 15 में है। और आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में तुम जो है दूसरे धर्म को हो, तुमको जो है नौकरी नहीं दिया जाएगा, ये भेदभाव नहीं होगा। धर्म और जन्म स्थान, लिंग या एरिया, मूल वंश के भेदभाव को रोका जा सकता है। इसमें आर्टिकल 16 में ये कहा गया है। और आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत को रोक लगाना। कोई मतलब कहता है कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, और उसके बाद कोई कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, तुम वैश्य हो, तुम हरिजन हो, तुम शूद्र हो, कुछ भी बोलते हैं, तो ये जात पात जो होती है ये छुआछूत होती है। तो इसको आप आर्टिकल 17 इसका रोक करता है, रोक लगाता है। उसके बाद आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। इसमें सेना और शिक्षा क्या है, अपवाद है। अब देखिए आपका आर्टिकल 19 क्या कहता है, मतलब 19 क्या कहता है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जैसे आर्टिकल 90 का के मतलब अनुच्छेद का में क्या कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए मेरा बोलने की स्वतंत्रता, इसमें मीडिया को स्वतंत्रता दी जाती है, उसको किसी से सवाल पूछने की स्वतंत्रता दी जाती है। और खा में क्या है, इसमें मिलने के लिए है, जैसे शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के लिए। गा में क्या है, दोस्ती करने के लिए या संघ ग्रुप बनाने के लिए। घा में क्या है, घूमने, इधर उधर हम भारत में किसी भी जगह किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं, पिकनिक में जा सकते हैं, कहीं पर टूर जा सकते हैं, तो ये पूरे भारत भर में भ्रमण कर सकते हैं। ये कोई भी रोक सकता है नहीं, का कोई नहीं रोक सकता है। ये 19 घा में है। उसके बाद 19 संज्ञा में क्या है, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। और उसके बाद आपका चा जो है, ये आपका चा संपत्ति, ये संपत्ति के अधिकार को जो है, ये घर संपत्ति अर्जित, ये जो है आपका हटा दिया गया 78वें यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको हटा दिया गया। और उसके बाद आपका छा क्या है, कारोबार, व्यापार, जीवन यापन। भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जीवन यापन के लिए जो दुकान खोल सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी हो, तो आप कर सकते हैं, ये कारोबार कर सकते हैं आप। आर्टिकल 19 के छा में है। अब देखिए आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्ध से संबंधित है। अब इसमें क्या है, जैसे का में क्या कहा गया है कि अपराध की परिभाषा दी गई है। खा में क्या है, एक अपराध की 2 बार सजा नहीं हो सकती है। और गा में क्या है, स्वयं के विरुद्ध आप गवाह नहीं दे सकते हैं। गवाही मतलब आप नहीं दे सकते हैं कि हम चोरी किए हैं, हम डकैती किए हैं, हमने उसको जान से मार दिया, ये सब नहीं कर सकते हैं आप। अब देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल 21 में, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, निजता का अधिकार है। इसमें जो है प्राइवेसी है। अब देखिए निजता का अधिकार है, इसमें आपका फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि आपका निजता का अधिकार, आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल में कुछ भी रखे हैं, क्या भी रखे हैं, आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं, निजता का अधिकार है। उसके बाद दूसरा चिकित्सा या शिक्षा का अधिकार है, शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, खाने रहने की, इधर उधर घूमने की, बच्चा पैदा करने की अधिकार है। अब इसमें जो है शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार जो है आर्टिकल ये 26वें यानी 86वें यानी 86th अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो है इसको संशोधित किया गया। कब किया गया, 2002 में जोड़ा गया। और संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 में है। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आता है ये आर्टिकल नोट देख लीजिए। आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, आपातकाल में भी नहीं हटाए जा सकते। यानी आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल अगर जो लग जाता है आपका, तो 352 आर्टिकल 352 लग जाता है, तो आप तब भी इसको हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तार या निरोध पर संरक्षण है। किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं या इस पर रोक लगाया जा सकता है।
ये आपका आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 22 इसमें जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जैसे गिरफ्तार से संरक्षण या रक्षा करना, जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के से पहले उसको वारंट बताना यानी कारण बता सकते हैं, आर्टिकल 22 में कहा गया है। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर आप जो है न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस 24 घंटे में यातायात और अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, ये आर्टिकल 22 में कहा गया है। और इसमें आपका देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, इसमें आता है निवारक निरोध अधिनियम। अब इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, इसे आर्टिकल माने 22(4) में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं होता है, बल्कि अपराध रोकने के लिए उसको नज़रबंद कर दिया जाता है। इसके कानून के तहत जो है पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए मतलब वारंट जारी किए ही 3 महीने तक उसको नज़रबंद कर सकता है। अब नज़रबंद क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है, तो उसे नज़रबंद कहते हैं। अब भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम कई प्रकार के हैं। जैसे अब निवारक निरोध अधिनियम आपके जो है 1950 है। 1950 में क्या कहा गया है, पहला निवारक निरोध अधिनियम, इसमें क्या है 31 दिसंबर 1972 में इसको समाप्त कर दिया गया था। एक मीसा होता है, मीसा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि 1971 में इसको लाया गया था, किंतु इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ था। 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। और आपका उसके बाद आता है रासुका। रासुका क्या होती है, अब देखिए रासुका में क्या होता है कि अब देखिए रासुका क्या होता है, रासुका इसमें रासुका, अब रासुका में क्या होता है, इसको 1980 में लाया गया था। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे पहले बहुत खतरनाक अधिनियम के तहत इस पुलिस इनकाउंटर कर देता है। रासुका में क्या होता है, खतरनाक अधिनियम के तहत इसको पुलिस इनकाउंटर कर देता है किसी को भी। टाडा क्या होता है, टाडा आपका, टाडा क्या है, टाडा आपका टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होता है। इसको कब लाया गया, 1985 में लाया गया। इसको आतंकवाद के विरुद्ध लाया गया था। इसमें इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ था। इसका 23 मई 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आपका आता है पोटा। क्या आता है, पोटा आता है। क्या आता है, पोटा। अब पोटा में क्या होता है, पोटा में आपका होता है, पोटा का मतलब होता है प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट। इसका मतलब पोटा का मतलब क्या है, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिस्ट एक्ट। यह भी आतंकवादी के लिए लाया गया था। यह आतंकवादी पर लाया जाता है, यह आतंकवादी पर लागू भी होता है और उस आतंकवादी के लिए ही लाया गया था। इसको 2001 में प्रारंभ हुआ और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। और आपका उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, अब देखिए बाबू, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका मानव दुर्व्यवहार या जबरन काम नहीं, महिलाओं के व बच्चों को शोषण करना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। इसमें बताया गया कि बलात्संग नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, और इसमें बेगारी आप नहीं करा सकते हैं, या बिना वेतन के आप जो है किसी को नहीं जो है रख सकते हैं, या किसी से काम कराओ पैसा नहीं दे सकते हैं, नहीं ये मतलब किसी को से काम कराओ और पैसा आपको देना ही पड़ेगा, और जो नहीं देता है इस पर रोक लगाया गया है। मतलब इसमें ये मूल अधिकार का हनन होगा, यानी बलात्संग बेगारी आप नहीं करवा सकते हैं किसी से भी। अब उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या है, इसमें बच्चों को 14 वर्ष से
कम को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं आप। और उसके बाद आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 25 में क्या है? आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि अंतःकरण की चर्चा, अर्थात इसमें अंतःकरण की चर्चा की गई है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि कोई धर्म, मतलब अपना कोई भी आपका धर्म हो, अपना कोई भी धर्म हो, मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी भी धर्म को अंतःकरण से मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई हो गया, सिख धर्म हो गया। अगर मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो मेरा टीका हम लगा सकते हैं। अगर सिख हैं तो कृपाण रख सकते हैं, मुस्लिम हैं तो दाढ़ी रख सकते हैं। मतलब कोई भी, अगर जो हम जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, तो हम श्वेत कपड़ा पहन सकते हैं, लाल कपड़े पहन सकते हैं, टकला हो सकते हैं। मतलब ये अंतःकरण से मानने की आपकी कोई भी रख सकता है, ये स्वतंत्र है आप। और उसके बाद आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक कार्य हेतु। धार्मिक कार्य हेतु मतलब आप सामूहिक जो है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसमें जो है किसी का यज्ञ हवन, कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। अब यह नहीं है कि आप जो है लगातार रोज उसी पर कंटिन्यू विरोध करो, ये नहीं। आप जो है हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 27 में है कोई भी जबरन कर नहीं ले सकता है। जैसे धार्मिक स्थल पर मान लीजिए कोई भी, किसी का मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, अगर वो पैसा मंदिर के नाम पर रखा है या मंदिर के लिए, मंदिर के संचालन के लिए कहीं भी पैसा है, तो उस पर टैक्स नहीं लग सकती है। अब आर्टिकल 28 में क्या है? इसमें सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 28 कहता है कि अगर कोई सरकारी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अर्थात निजी शिक्षण संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 1930 में क्या है? 29 में, सॉरी, माने आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? संस्कृति और शिक्षा का संरक्षण। इसमें क्या है? आपका 29 और 30 में क्या है? अल्पसंख्यक है, मान लीजिए कोई भी अल्पसंख्यक है, वह निजी स्कूल अपने भाषा या अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए, यानी कोई अल्पसंख्यक की है, इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक की रक्षा, और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। आर्टिकल 30 कहता है, आर्टिकल 30 में यह है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान। अब इसमें क्या है? अल्पसंख्यक का शिक्षा में संरक्षण भी दे सकते हैं। इसमें अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक के बीच में अगर जो शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की शिक्षण संस्थान या खोल सकता है। और आर्टिकल 31 में क्या है? पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल संविधान यानी मूल अधिकार से इसको निकाल दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग इसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। और उसके बाद आर्टिकल जो आपका 19(6) है, यानी कि 4 है, उसको अर्जित संपत्ति की चर्चा की गई है, जो पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अब मूल अधिकार को हम सरकार या जनता कोई भी छीन नहीं सकता है। अब देखिए आगे क्या है? आर्टिकल, उसके बाद आपका है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है? इसमें संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार क्या है बाबू? अब इसमें देखिए संवैधानिक उपचार में क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे मूल अधिकार का क्या हुआ? हनन हुआ, तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जो है सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 32 के अकॉर्डिंग। हाई कोर्ट किसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं? 226 के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब इसमें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, और मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है जब किसी का मूल संविधान का हनन होता है, यानी मूल अधिकार का हनन होता है, सॉरी, मूल अधिकार का क्या होता है? हनन होता है। तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
तो 5 प्रकार का रीट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उसके बाद अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध होता है, उसके बाद उत्प्रेषण है। तो यह है। उसके बाद आपका आर्टिकल आपका 33 है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित से संसद, सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर देता है। और आर्टिकल 34 में क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून, मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय कोर्ट मार्शल कहते हैं। और उसके बाद आपका आता है सबसे कठोर कोर्ट मार्शल होता है आपका मार्शल लॉ होता है। इसमें आस्पा, ये क्या है? आस्पा। आस्पा यानी आर्मल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो अभी हाल ही में नागालैंड में लगा है। कहाँ पर? नागालैंड में लगा है। 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये कौन सा एक्ट है? 1950 का एक्ट है। किसका है? 1950 का एक्ट है ये। अब देखिए उसके बाद आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 में आपका इसको मूल भाग 3 में दिए गए जितने भी हैं मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा की गई है। अब भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है आपका? भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। इसको डीपीएसपी कहते हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसे आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। केटी शाह ने इसे, यानी नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह ने बोला था कि यह एक चेक के समान है जो भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार देता है। तो देखिए डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और 36 में क्या कहा गया है? परिभाषा दिया गया है किसका? डीपीएसपी का। उसके बाद 37 में क्या कहा गया है? इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। मतलब इसको न्यायालय द्वारा डीपीएसपी को लागू नहीं कराए जा सकते हैं, यानी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसको न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट जनता का कल्याण करेगी, यानी जनता को निःशुल्क दवाई, शिक्षा सब कुछ देगी। ये कल्याण करेगी कौन? यानी सरकार। उसके बाद 39 में कहा गया भैया समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। अब देखो ये समान काम के लिए समान वेतन। उसके बाद आर्टिकल 39 में 39A में, यानी 39A में निःशुल्क विधि सहायता है। मतलब किसी को दवाई देना और कुछ। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया। उसके बाद 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। उसके बाद आपका 41 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में गवर्नमेंट सहायता जैसे वेतन, पेंशन, दिव्यांग को साइकिल देना। और 42 में क्या कहा गया है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा व प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। गर्भवती महिला द्वारा कठोर श्रम न कराया जाना। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया? ये 43 में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी देना। मतलब किसी को पैसा इतना दिया जाए ताकि वो अपना पालन पोषण, भरण पोषण कर सके, अपने खर्चा चला सके, अपने बाल बच्चों को देख सके, देखभाल कर सके। और उसके बाद 43 का में क्या है? यानी ए में उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। जैसे मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो उसमें सलाह मशवरा मजदूरों से, जो भी कामगार हैं, जो भी आपके नौकरी करने वाले हैं, उनसे भी सलाह लिया जा सकता है, उनका भी भागीदारी होता है। 44 में क्या है? इसको समान सिविल संहिता कहते हैं। अभी तक गोवा में ही लागू है। समान सिविल संहिता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई, इसमें सबको समानता का अधिकार है, वह समान रूप से। जैसे मान लीजिए कोई शादी करता है तो वो एक ही बीवी रख सकता है, उसे ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसमें सभी धर्मों के लिए जो है विवाह और तलाक की शर्तें समान रहेगी। समान सिविल संहिता का मतलब ये होती है। और इसमें अपराध के कानून को दंड संहिता व चुनाव के कानून आचार संहिता कहते हैं। आप ये भी जान लीजिए। उसके बाद आपका 45 है। 45 में क्या कहा गया भैया कि 45 में है कि 6 वर्ष से कम एज के बच्चों का ध्यान
रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और 46 में है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण देना। और उसके बाद 47 में क्या है कि गवर्नमेंट पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली पदार्थों पर रोक लगाएगी। और 48 में क्या है, दुधारू पशु के बलि पर रोक लगाएगी, यानी पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना ये गवर्नमेंट की कर्तव्य है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48A में जोड़ा गया। उसके बाद 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना ये गवर्नमेंट की कर्तव्य है। 50 में क्या है, कार्यपालिका व न्यायपालिका के शक्तियों की बंटवारा करना। उसके बाद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बढ़ावा देना। ये आपका भाग 4 कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका आता है ये भाग, कौन सा आता है, भाग 4 का, यानी भाग A। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य है। क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में क्या है, मूल कर्तव्य में भाग 4 का को रसिया से लिया गया है, रूस से लिया गया है। इसमें किसके सिफारिश से, स्वर्ण सिंह समिति के, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश से। किसके, स्वर्ण सिंह के, यानी स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश से जोड़ा गया था इस संविधान को। इसको रूस से लिया गया था। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51A है, सॉरी, इसका आर्टिकल 50A है। अब एक बात और जान लीजिए, जो मूल संविधान में पहले से थे उनको ऐसे 51 कोष्टक में लिखा जाता है, लेकिन जो मूल संविधान में पहले से नहीं थे उनको ऐसे लिखा जाता है। ऐसे मान लीजिए अगर कोई मूल संविधान में पहले से था तो उसको ऐसे 1A लिखा जाता है। अब जो मूल संविधान में नहीं है तो उसको 1A लिखा जाएगा, मतलब जो जोड़ा जाता है उसको इस तरह लिखा जाता है। और जो मूल संविधान में पहले से रहते हैं उसको कोष्टक में लिखते हैं। अब देखिए मूल संविधान में आपके मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वें अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। इसमें मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य क्या है, इसमें कुल टोटल 10, उस समय जब इसको जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे, 10 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 11 हो गए, मतलब एक और जुड़ गया। अब देखो संविधान का पालन करना पहला क्या है, पहला मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करना और इसके आदर्श संस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, इनका सम्मान करना। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, उनका नारा हो गया। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। चौथा क्या है, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा क्या है, देश के लोगों में समता, यानी मेल मिलाप हो गया, भाईचारा से जीना रहना। छठवां क्या है, देश की समृद्धि व गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। सातवां क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। आठवां क्या है, पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना। नौवां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। छठवां क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। ये कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया, 46वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया इसको। तो ये सब हुआ और ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ।